प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा एक बहुत ही आलसी और कामचोर कौवा था। वो कोई काम नहीं करता था और गोरी को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उसे उल्लू बनाता है। कालू कौवा गोरी से शादी करना चाहता था, इसलिए वो गोरी कौवी से झूठ बोलता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर कौवा है। कालू कौवा गोरी कौवी को इम्प्रेस करने के लिए जंगल के बाकी पक्षियों से उधार पैसे लेता और गोरी कौवी के लिए तरह तरह की चीजें लेकर आता ताकि गोरी उसे शादी के लिए राजी हो जाए। प्यारे दोस्तों, अब देखिए आगे का भाग। कालू कौवा कबूतर को पागल बनाकर उसके घर जाता है। लूसी लूसी, मेरी बहन लूसी, वो कबूतर। क्या हुआ है कबूतर को? वो खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गया। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने उसे देख लिया। मैं उसे अस्पताल छोड़ कर आया हूँ, तो मैं ऐसा करो, मुझे 500 रुपए दे दो उसके इलाज के लिए। मैं भी साथ जाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया है मेरे पति को, मुझे भी साथ जाना है। लूसी बहन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अभी कबूतर का इलाज करवा कर उसे घर लेकर आता हूँ। आप ऐसा करें, उसके लिए जल्दी से गरम गरम सूप बना दें और मुझे इलाज के पैसे दे दें। लूसी कबूतरी जल्दी से अलमारी से पैसे निकालती है और कौवे को दे देती है। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और लूसी अपने पति के लिए सूप बनाने लगती है। कालू कौवा पैसे लेकर सीधा समोसों की दुकान पर जाता है और वहाँ से समोसे लेता है। समोसे लेने के बाद कालू कौवा कपड़ों की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है और झरने पर चला जाता है। ये लो सुंदर कवि, तुम्हारे लिए मजेदार गरम गरम समोसे, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। गोरी कौवी बैग खोलती है और उसमें से साड़ी निकलती है। क्या ये आप मेरे लिए लाए हो? तो और क्या, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। कल यही पहन कर आना। कालू जी, फिर आप कब आ रहे हैं मेरा पंख मांगने? बहुत जल्द। मेरी तो खुशकिस्मती होगी आप जैसी कवि को अपने घर लाऊं। मेरे घर में रौनक ही आ जाएगी। गोरी कौवी कालू कौवे की ऐसी बातें सुनकर और भी खुश हो जाती है। अभी तक कालू कौवा मेरे पति को लेकर आया नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। लूसी कबूतरी जाती है। रास्ते में खेत था जहाँ कबूतर काम कर रहा था। लूसी कबूतर को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर पति जी, आप ठीक हो गए? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। मुझे क्या होना है? आप तो बीमार नहीं थे। मैं और बीमार? अरे नहीं नहीं, बीमार तो कालू था। लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि आप बीमार हैं। उसने मुझे कहा था कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने उसे कहा कि जाओ लूसी से पैसे ले आओ। वो मुझे पूरे 500 रुपए लेकर गया है। कम वक्त कहीं का, मुझे लूट कर चला गया। कितना बड़ा फ्रॉडिया है वो। गोरी कौवी भी अपनी माँ को कालू कौवे के बारे में बता देती है और अपनी माँ को शादी के लिए मना लेती है। और फिर शादी का दिन आ जाता है। कालू कौवा बारात लेकर आता है। गोरी कौवी लाल लहंगे में सजी बैठी थी। दोनों की शादी हो जाती। कालू कौवा गोरी कौवी को बिहाकर एक बहुत बड़े किराए के घर में ले जाता है। गोरी कौवी इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। कालू पति जी, इतना बड़ा घर आपका है? हाँ जी गोरी पत्नी, और अब ये घर आपका भी है। मेरी हर चीज अब आपकी है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा घर से बाहर था। एक पक्षी कौवे के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? ऐसे सुबह सवेरे ही मुंह उठाकर आ गए हो। बाजी कॉफी जी, ये मेरा घर ही है। मैं अपना घर वापस लेने आया हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? कौन सा घर? ये घर मेरा है, मेरे कालू पति जी का है। गंदी शक्ल वाले, निकल जाओ यहाँ से। कॉफी जी, ये मेरा ही घर है। आपके पति ने ये घर मुझसे किराए पर लिया है। शाम को आए तो उसे बता देना कि मैं आया। जब शाम को कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी उसे सारी बात बताती है। गोरी, ऐसे गरीब पक्षियों से ज्यादा बात मत किया करो। ये बहुत खतरनाक पक्षी होते हैं। हम जैसे अमीरों को तो ये देख नहीं सकते। आप चिंता मत करें, मुझे पहले ही पता है कि ये सब आपसे जलते हैं। अगले दिन कालू कौवा गोरी कौवी को अपने पुराने घर में ले जाता है। कालू जी, ये टूटा हुआ घर किसका है? गोरी पत्नी जी, इस घर में तो हम बस 2-3 दिन रहेंगे, फिर मैं तुम्हें शहर वाले जंगल लेकर जाऊंगा।
अगले दिन गौरी कवि उड़ती हुई नदी पर जाती है। वहाँ रानो चिड़िया बैठी हुई थी। आप वही हो जिसकी शादी कालू कव्वे से हुई है? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। मेरा इतना सुंदर पति, इतना अमीर पति, देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। एक नंबर का फ्रॉडिया है वो तो। मुझसे इतने पैसे उधार लिए हैं लेकिन आज तक वापस नहीं किए। नाई की दुकान है उसकी। पता नहीं तुम्हें कौन सी कहानी बनाकर सुना गया है वो। तुम सब जलते हो मेरे पति से, खुद तो तुम कमजोर और गरीब हो, मेरी किस्मत से जलती हो तुम। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन जब कालू कौवा काम पर जाने लगता है तो गौरी कवि उसे कहती है, पति जी कभी मुझे भी काम पर लेकर जाया करें, मेरा भी मन है मैं आपकी फैक्ट्रियाँ देखूं। पत्नी जी अभी काम बहुत है, मैं फिर किसी दिन आपको लेकर जाऊंगा। मगर गौरी कवि कहाँ रुकने वाली थी। वो कालू के जाने के बाद उसका पीछा करती है। गौरी कवि कबूतर के पास रुकती है। कबूतर चाचा, वो जो मेरे अमीर पति हैं कालू जी, उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? कौन? वो फ्रॉडिया? अरे उसकी तो नाई की दुकान है। ये 2 नदियाँ छोड़कर एक पीपल का पेड़ आएगा, वहाँ दुकान लगाता है अपनी। गौरी कवि जल्दी से वहाँ जाती है। कालू कवि ने शीशा पेड़ के साथ लटकाया हुआ था और एक पक्षी के बाल काट रहा था। कालू के बच्चे, मेरे साथ धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने। गौरी मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे कहा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ नाई की दुकान खोल रखी है। हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन पत्नी जी मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। सिर्फ आपसे शादी के लिए झूठ बोला था। मैं तो शादी से पहले ये काम भी नहीं करता था, लेकिन आपकी खातिर ये सब भी कर रहा हूँ। गौरी को कालू की आंखों में सच्चाई नजर आती है और गौरी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है, और मैं भी कौन सा बहुत अमीर घराने से हूँ जो मैं आपसे अमीर ना होने का गिला करूंगी। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि मुझे हर रोज पैसे ला कर देंगे, मुझे भोजन की कमी नहीं होने देंगे। हाँ वादा करता हूँ, पक्का वादा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी की सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। फिर कालू कौवा अपनी दुकान बंद करता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में शदीद गर्मी का मौसम चल रहा था। सूरज खूब शिद्दत के साथ तपश दे रहा था। एक पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ बैठी थी। रानो चिड़िया अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए अपने बच्चों से कहती है, बच्चों गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमने जल्द अपना ठंडा घर ना बनाया तो बहुत बुरा होगा। मम्मा, हम अपना ठंडा घर कैसे बनाएंगे? बेटी गुड़िया, हम अपना मिट्टी का घर बनाएंगे। वो घर ठंडा होता है। इस तरह हमारी गर्मियाँ आसानी से गुजर जाएंगी। आप दोनों यहीं बैठो, मैं तोते अंकल से पूछ कर आती हूँ कि मिट्टी कहाँ से मिलेगी। फिर हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और तोते के घर जाती है। तोते भैया, मैं अपना मिट्टी का घर बनाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि मिट्टी कहाँ से मिलेगी? चिड़िया रानी, मिट्टी का घर बनाने का कोई फायदा नहीं है। देखना मौसम बदल जाएगा और बारिशें शुरू हो जाएंगी, तुम्हारा मिट्टी का घर सारे का सारा ढह जाएगा। तोते भैया, अभी मौसम बदलने में काफ़ी देर है। अगर मैंने अभी घर ना बनाया तो इस गर्मी को सहकर हम वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, वो जो पुराना बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के पास एक नदी है, वहाँ से तुम्हें मिट्टी मिल जाएगी। रानो चिड़िया तोते को धन्यवाद कहती है और वापस अपने घोंसले में जाती है। बच्चों, मिट्टी का बंदोबस्त हो गया है, अब मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ। मम्मा, हम भी साथ चलें? मैं और गुड़िया बहन भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। मम्मा चिड़िया और बच्चे नदी पर जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े मिट्टी के टीले थे। यहाँ पर तो बहुत मिट्टी है, हमारा घर तो आसानी से बन जाएगा। वो सब अपने पंखों से मिट्टी उठाते हैं और वापस घोंसले के पास ले जाते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा और गौरी कवि बैठे थे। वो रानो चिड़िया को गौर से देख रहे थे। ये रानो चिड़िया क्या कर रही है? मिट्टी क्यों इकट्ठी कर रही है? चलो उससे जाकर पूछते हैं। दोनों कौवा और कवि उड़ते हैं और रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो, ये मिट्टी का ढेर तुमने यहाँ क्यों लगाया है? गौरी बहन, हम अपना मिट्टी का घर बनाने वाले हैं। मिट्टी का घर अंदर से ठंडा होता है, वो हमें सूरज की तपश से बचाएगा। तुम्हें आता है मिट्टी का घर बनाना? हाँ हाँ, मुझे मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया है।
दोनों कालू और गोरी वहाँ से उड़ते हैं और दूर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये रानो चिड़िया भी अब घर बनाने लग गई है। मतलब सिर्फ हम ही हैं जो इस गर्मी को सहकर मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, इस कमजोर चिड़िया को एक बार घर बना लेने दो, फिर हम दोनों जाकर उस मिट्टी के ठंडे घर पर कब्जा कर लेंगे। शाम तक माँ और बच्चे मिलकर अपना मिट्टी का सुंदर सा घर बना लेते हैं। वो सब घर के अंदर जाते हैं। मम्मा, ये घर तो सच में बहुत ठंडा है, बहुत पुरसुकून है ये घर। रात को वो सब अपने घर में मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा आकर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, तुम यहाँ सोई पड़ी हो और वहाँ सब पक्षी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कालू भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। रानो चिड़िया, पूर्व की दिशा में बहुत सारे चावलों और मकई के पौधे हैं। सब पक्षी वहाँ से दाना लेकर जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं भी जा। गुड़िया और गुगू, आप घर में ही रहना, मैं भोजन लेकर आ। नहीं रानो, तुम अपने बच्चों को भी साथ ही लेकर जाओ। वहाँ पर पहले ही इतने पक्षी हैं। जितने तुम सब ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा भोजन ला सकोगे। रानू चिड़िया कालू कौवे की बातों में आकर अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ती है और जाते जाते अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। रानू चिड़िया के जाते ही कालू कौवा भागा भागा अपनी पत्नी गौरी के पास जाता है। गौरी, गौरी पत्नी जी, काम हो गया। चलो जल्दी जाकर उस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। दोनों दुष्ट कौवे खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोनों चिड़िया जब खुशी की दिशा में जाते हैं तो वहाँ तो और नामो निशान से कुंडी लगा लेते हैं। ना तो दाना है और ना ही कोई पक्षी नहीं। कालू ने हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? चलो बच्चों, घर चलें। वो घर जाते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद था। कौन है? कौन मेरे घर में घुस आया है? कालू कौवा खिड़की से बोलता है। ये अब हमारा घर है, तुम निकल जाओ यहाँ से। काले कलोटे कौवे, निकलो मेरे घर से। सुनाई नहीं देता तुम्हें? बहरी हो? जाओ यहाँ से, अब यहाँ मत आना। रानू चिड़िया उदास मन के साथ अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शाम हो जाती है। बच्चे डर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत। देखना, कालू और गौरी ने हमारे साथ बुरा किया है, इनके साथ भी ऐसे ही बुरा होगा। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? सुबह होने दो, फिर देखते हैं। सारी रात चिड़िया और उसके बच्चे जाकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चों, अब हम अपना बांस का घर बनाएंगे। मुझे वो भी बनाना आता है। मैं जा रही हूँ बांसों वाले जंगल। आप दोनों ऐसा करो कि उस पुरानी नदी पर चले जाओ, मैं वहीं बांस लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया बांसों वाले जंगल चली जाती है। वो वहाँ से बांस काटती है, एक गठरी बना है। वो सारा दिन मेहनत करती है और अपना बांसों का घर बना लेती है। जे अपना नया घर देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, आप दोनों घर के अंदर जाओ, मैं दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया घने जंगल जाती है। वहाँ उसको कुछ फल मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो फल लेकर अपने घर आ जाती है। रात हो जाती है। रात होते साथ ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी जिस घर में थे वो थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब बारिश ज्यादा तेज हो जाती है वो मिट्टी का घर गिरना शुरू हो जाता है। कालू, ये छत की मिट्टी तो उतरती जा रही है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं वो मिट्टी का घर धड़म से गिर जाता है और सारे का सारा टूट जाता है। कालू, कुछ करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं तो इस बारिश में बीमार हो जाऊंगी। मैं देखता हूँ कोई आसपास सुरक्षित जगह, तुम इस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। वो तेज बारिश में इधर उधर देखता है और पुरानी नदी तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक बांस का घर नजर आता है।
कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे लेकर रानू चिड़िया के घर आ जाता है। देखा कालू कौवे, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। अब अगर मैं तुम दोनों को अपने घर में ना आने देती तो तुम दोनों बाहर बारिश में मर जाते। दोनों कालू कौवा और गौरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और रानू चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया एक गरीब मगर मेहनती चिड़िया थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, अपना कुल्हाड़ा उठाती और जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती। वो लकड़ियाँ काट कर जो पैसे कमाती उनसे अपने घर का गुजारा करती। एक दिन रानू चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी कि गौरी कौवी उसके पास आती है। रानू चिड़िया, क्या हर समय लकड़ियाँ ही काटती रहती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो, बाकी पक्षियों के साथ घूम फिर लिया करो। गौरी बहन, अगर मेहनत नहीं करूँगी तो घर में रोटी कैसे पकाऊंगी? अच्छा बताओ, कितना कमा लेती हो तुम लकड़ियाँ काट कर? इतना तो आसानी से बन जाता है कि जिससे घर में ज़रूरी राशन और सब्जियाँ आ जाती हैं। अगर मेरे बच्चों को कोई चीज़ भी चाहिए तो वो भी मैं इन पैसों से ले आती हूँ। गौरी कौवी रानू चिड़िया की बात गौर से सुनती है और नदी की तरफ जाती है। नदी पर कालू कौवा मछलियाँ पकड़ने गया था, लेकिन नदी पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवा अपना जाल एक तरफ रखता है और सो जाता है। वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। उठ कालू उठ, कोई काम काज भी कर लिया कर। कालू चौंक कर उठता है। क्या है गौरी, मछली तो पता नहीं कब फंसेगी जाल में। मैंने सोचा थोड़ी देर अपनी नींद ही पूरी कर लूं। छोड़ो ये मछलियाँ पकड़ना, मैंने एक दूसरा काम सोचा है। हम दोनों अब से वही काम किया करेंगे। अब कौन सा काम सोच कर आई हो? रास्ते में रानू चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी। मैंने उससे पूछा कितना कमा लेती हो, तो कहती है कि घर का अच्छा गुजर बसर हो जाता है। हम भी अब कल से लकड़ियाँ ही काटा करेंगे। इस जंगल में इतने पक्षी तो अपना घर बनाते हैं, हम लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हमारे पास तो कुल्हाड़ा भी नहीं है। तुम्हारे मामा जी किस दिन काम आएंगे, उनके पास जाओ, उनके पास कुल्हाड़ा होगा, उनसे कुल्हाड़ा ले आओ। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैंने और गौरी ने मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काटा करनी है। अगर आपके पास कुल्हाड़ा है तो मुझे दे दो। भांजे, तुमने तो कभी मेहनत वाला काम किया ही नहीं, तो फिर तुम कुल्हाड़ा कैसे चलाओगे? मैं चला लूंगा, आप बस मुझे कुल्हाड़ा दे दे। फिर कालू का मामा जी कालू कौवे को कुल्हाड़ा दे देता है और कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर वापस आ जाता है। अगले दिन वो दोनों जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। रानू चिड़िया भी लकड़ियाँ काटने वहाँ आती है। अरे कालू और गौरी, आप दोनों ने भी लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी है? हाँ, क्या सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती हो? हम क्यों ना करें? कालू भाई, आप गलत तरीके से लकड़ी काट रहे हैं। लाएं, मैं आपको बताती हूँ। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करती है। वो गौरी और कालू से पहले लकड़ियों की गठरी इकट्ठी कर लेती है और बाजार बेचने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू और गौरी भी अपनी काटी हुई लकड़ियाँ एक रस्सी से बांधते हैं और बाजार चले जाते हैं। थोड़े पैसे तो वो दोनों भी कमा लेते हैं। घर जाकर दोनों कौवे पैसे देखकर बहुत खुश होते हैं। चलो अच्छा हुआ, वो मछलियाँ पकड़ने वाला काम छोड़ दिया और ये काम शुरू कर लिया। कालू जी, मैं सोच रही हूँ अब हम भी लकड़ियाँ काटते हैं और वो कमजोर रानू चिड़िया भी यही काम करती है। ऐसे अगर दोनों काम करेंगे तो जंगल से सूखी लकड़ियाँ जल्द खत्म हो जाएंगी, फिर कहाँ से लकड़ियाँ काटेंगे? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल उस रानू चिड़िया को कहेंगे कि अब इस जंगल से वो एक भी लकड़ी ना काटे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन फिर से कालू कौवा और गौरी कौवी कुल्हाड़ा उठाते हैं और जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया पहले से ही लकड़ियाँ काट रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानो, छोड़ो अपना कुल्हाड़ा और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ।
बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लूँ, फिर मैं जा रही हूँ। तुम अब इस जंगल से एक भी लकड़ी नहीं काटोगी। अगर तुम ऐसे ही लकड़ियां काटती रही तो सारी लकड़ियां खत्म हो जाएंगी। अब तुम हमें यहाँ नजर ना आओ। लेकिन गौरी बहन, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगी तो कमाऊंगी कहाँ से? इस बात का हमें नहीं पता। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। कालू और गौरी रानो चिड़िया को धक्का देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं और खुद लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं। अब रानो चिड़िया कौवों की वजह से लकड़ियाँ काटने नहीं चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता रानो चिड़िया के घर का सारा राशन खत्म होने लग जाता है। बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। मम्मा, कल टीचर ने कहा है कि स्कूल की फीस लाजमी ले आना, वरना स्कूल से निकालते हैं। हाँ, सारे बच्चों के पास नए शूज और बैग हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमें क्लास में जाते हुए भी शर्म आती है। बच्चों, चिंता मत करो, मैं कहीं से पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। अब जंगल में सिर्फ कालू कौवा और गौरी कौवी ही थे जो लकड़ियाँ काटा करते थे और लकड़ियाँ बेचते थे, इसलिए उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा था। गौरी, मेरे तो पंख बहुत दर्द करते हैं कुल्हाड़ा चलाते चलाते। अब बस कर देते हैं इस काम को। नहीं कालू जी, 1-2 महीना तो और काम करते हैं, फिर इतने पैसे तो कमा ही लेंगे कि अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। रानो चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास जाती है। तोते भाई, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। चिड़िया रानी, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि अपना काम फिर से शुरू करें। कैसे शुरू करूं? आपको बताया तो था कि कालू और गौरी ने मुझे लकड़ियां काटने से मना कर दिया है। चिड़िया रानी, पूर्व वाले जंगल में बहुत सी सूखी लकड़ियाँ हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ बांस की भी लकड़ियाँ हैं। आप लकड़ियाँ काट कर भी पैसे कमाओ और बांस की लकड़ी की टोकरियाँ बनाकर भी बेचो। धन्यवाद तोते भाई, आपने तो मुझे बहुत अच्छा विचार दिया है। फिर अगले दिन रानो चिड़िया बच्चों के स्कूल जाती है और बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवा देती है। फीस जमा करवाने के बाद रानो चिड़िया वापस घर आ रही है और अपना कुल्हाड़ा उठाती है और पूर्व वाले जंगल की तरफ चली जाती है। वो जंगल थोड़ा दूर था। रानो चिड़िया को उड़ते उड़ते दोपहर हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठती है और फिर से उड़ती है। रानो चिड़िया उस जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करती है। ये लकड़ियाँ तो काट ली, अब थोड़ी सी बांस की भी लकड़ियाँ काट लेती हूँ। आज 2-3 टोकरियाँ भी बना लूंगी। रानो चिड़िया बांस की एक लकड़ी काटती है तो उसमें से एक आवाज आती है, मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो। कौन है इस बांस में? मैं एक परी हूँ, मैं इस बांस में कैद हूँ। इस लकड़ी को काट कर मुझे बाहर निकालो। रानो चिड़िया जल्दी से अपना कुल्हाड़ा उस लकड़ी पर मारती है और लकड़ी टूट जाती है। लकड़ी के अंदर से एक सुंदर सी परी निकलती है। धन्यवाद नन्ही चिड़िया, मुझे बाहर निकालने के लिए। आप इस बांस में कैद कैसे हुई? बस एक चुड़ैल ने मुझे यहाँ कई सालों से कैद कर दिया था। अब आपकी वजह से मैं आजाद हूँ। आप मांगो, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुंदर परी, आप तो कई सालों से कैद हैं। आप उड़ें और फिर से दुनिया देखें। तुम तो एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एक तेज रोशनी निकलती है। वहाँ पर एक कटोरा आ जाता है। ये लो नन्ही चिड़िया, आप इस कटोरे से कुछ भी मांगोगी, ये आपको देगा। रानो चिड़िया वो जादुई कटोरा देखकर खुश हो जाती है। वो परी को धन्यवाद कहती है और सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वो जादुई कटोरा लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर रानो चिड़िया उस कटोरे से जो भी खाने की चीज मांगती वो कटोरा उसे दे देता। रानो चिड़िया खुद भी पेट भर खाना खाती और जंगल के बाकी पक्षियों की भी मदद करती थी। दूसरी तरफ वो कौवे अपना लकड़ियाँ काटने का काम छोड़ देते हैं और फिर से नगमे और आलसी बनकर घर में बैठ जाते हैं और रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।